कन्हैया की चीख की आवाज तीसरी चोटी के नीचे तक हवा में फैल गई, जिसने कई नौकरों का ध्यान आकर्षित किया। वो सभी कन्हैया को पीठ पर काली कढ़ाई लटकाए और कपड़ों की कई परतें पहने खतरनाक गति से दौड़ते हुए देखने लगे। इस वक्त कन्हैया वाकई में एक मोटी गोल गेंद की तरह लग रहा था। वैसे दूर से वास्तव में कन्हैया को पहचानना मुश्किल था, लेकिन उसकी काली कढ़ाई को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो रसोई विभाग से है। उसकी बेल्ट पर 8 बड़े चाकू लटके हुए थे, जो भागते समय आपस में टकरा रहे थे और बज रहे थे। साथ ही कन्हैया गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था, एक पागल सांड मेरे पीछे पड़ा है, कोई तो मुझे बचा लो, मैं अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहता, बचाओ, एक खूनी मेरे पीछे पड़ा है। प्रेम चोपड़ा का चेहरा लाल था, आंखें भयंकर रूप से चमक रही थी और दिल चिंता और क्रोध दोनों से भरा हुआ था। उसका कन्हैया का इस तरह से पीछा करना सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था और प्रेम चोपड़ा को चिंता थी कि शहर के सुरक्षा अधिकारी ये नोटिस कर सकते हैं। यही सब सोचते हुए उसके दिल की घबराहट बढ़ती गई और उसने कहा, हद हो गई, बंद करो ये चिल्लाना, अभी तक तो मेरी तलवार ने तुम्हें छुआ तक नहीं है। लेकिन जब कन्हैया ने चिल्लाना बंद नहीं किया तो प्रेम चोपड़ा और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने अपने दांत पीसते हुए दोनों हाथों को हवा में लहराकर मंत्रोच्चार किया, जिससे लकड़ी की तलवार रोशनी से टिमटिमा उठी और फिर भागती हुई गोली की स्पीड से कन्हैया की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही लकड़ी की तलवार कन्हैया की काली कढ़ाई से टकराई तो एक खड़खड़ाहट की आवाज आई, लेकिन कन्हैया दौड़ता रहा और उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। प्रेम चोपड़ा ने अपने दांत पीस लिए। कन्हैया की पीठ पर लगी बड़ी कढ़ाई ने उसके शरीर के लगभग आधे हिस्से को ढक रखा था, जिससे उसे मारना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन ये महसूस करते हुए कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, प्रेम चोपड़ा ने पीछा करना जारी रखा। दौड़ते दौड़ते कन्हैया ने पूरे शंभाला का चक्कर लगा लिया। कन्हैया आगे आगे भागता रहा और प्रेम चोपड़ा उसके पीछे पीछे। बहुत दूर तक उसके पीछे भागने के बाद प्रेम चोपड़ा ने हाफते हुए कहा, ये लड़का बहुत तेज है, यहाँ तक कि उसकी पीठ पर इतनी भारी कढ़ाई बंधी है, इसके बावजूद सरपट दौड़े जा रहा है। कमबख्त ने पता नहीं क्या खाया था सुबह सुबह, मुझे तो अपनी नानी याद आने लगी है, लेकिन इसे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। भाग बेटा भाग, आज तुझे दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। असल में प्रेम चोपड़ा की साधना का आधार दिव्य ऊर्जा नियंत्रण कला के दूसरे स्तर पर था और वो जितना हो सके उतनी मेहनत कर रहा था। लेकिन कन्हैया उस खरगोश के जुनून के साथ दौड़ रहा था जिसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया था। वैसे तो प्रेम चोपड़ा ने बहुत कोशिश की, लेकिन कन्हैया फिर भी पकड़ में नहीं आ सका। सबसे ज्यादा परेशानी तो उसे इस बात से हो रही थी कि उसने अभी तक कन्हैया पर उंगली तक नहीं उठाई थी और वो फिर भी थकने लगा था। इसके विपरीत कन्हैया बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा था और लगातार हलाल होने वाले बकरे की तरह चिल्ला रहा था। बहरहाल भागते भागते जल्द ही कन्हैया की नजर रसोई विभाग की ओर जाने वाले छोटे रास्ते पर पड़ी और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। उसे अचानक महसूस हुआ जैसे वो घर पहुंच रहा है और ये एहसास इतना अच्छा था कि वो लगभग रो ही पड़ा। रसोई विभाग का दरवाजा देखते ही कन्हैया ने चिल्लाकर कहा, बड़े भाई मुझे बचा लो, एक खूंखार खूनी मेरे पीछे पड़ा है, ये मेरा खून करने की कोशिश कर रहा है। जब बड़े मोटू गब्बर और अन्य मोटू भाइयों ने कन्हैया की चीख सुनी तो वो सब तेजी से बाहर निकले और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। तभी कन्हैया ने फिर से चिल्लाकर कहा, बड़े भाई मुझे बचा लो, मेरी बेचारी छोटी सी जान दाव पर है, प्रेम चोपड़ा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, आपका प्यारा छोटा भाई मरने वाला है, बचाओ बचाओ। इतना कहकर कन्हैया तेजी से बड़े मोटू गब्बर के पीछे जाकर छिप गया। ये देखकर बड़े मोटू गब्बर ने सतर्कता से चारों ओर देखा और उसकी आंखें भयंकर गुस्से से लाल हो उठी, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। इसलिए उसने कन्हैया से पूछा, प्रेम चोपड़ा, छोटे उस्ताद, कहाँ है प्रेम चोपड़ा? ये सुनकर कन्हैया ने चौंकते हुए मुड़कर देखा, लेकिन इससे पहले कि कन्हैया कुछ कहता, अचानक से हाफता दौड़ता प्रेम चोपड़ा दूर से रसोई विभाग की ओर आता हुआ दिखाई दिया। जब कन्हैया को एहसास हुआ कि प्रेम चोपड़ा कितना पीछे है तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए और उसने मन ही मन कहा, ये इतनी धीमी गति से क्यों दौड़ रहा है? मूर्ख कहीं का, इसे तो ठीक से पीछा करना भी नहीं आता। दूसरी ओर बड़े मोटू गब्बर ने पहले कन्हैया को देखा और फिर हाफते हुए प्रेम चोपड़ा को देखा। असल में प्रेम चोपड़ा ने कन्हैया का पीछा करने में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए वो बुरी तरह से थक गया था
और हाँफने लगा था। बहरहाल रसोई विभाग के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते प्रेम चोपड़ा इतने गुस्से से भर गया कि उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। उसने तेज दहाड़ के साथ अपना दाहिना हाथ हलहराया और अपनी लकड़ी की तलवार को पास के एक पेड़ की ओर भेज दिया। जैसे ही तलवार पेड़ में घुसी, पेड़ हिल गया, जिससे पेड़ के तने पर एक बड़ा छेद हो गया। फिर प्रेम चोपड़ा ने चिल्लाकर कहा, कन्हैया के बच्चे, बाहर निकल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कन्हैया बड़े मोटू गब्बर के पीछे ही छिपा रहा और उसने वहीं से कहा, अबे गधे, तुझे क्या लगता है तू मुझे बुलाएगा और मैं बाहर आ जाऊंगा? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? ये सुनकर प्रेम चोपड़ा ने तुरंत कन्हैया को गुस्से से देखा, लेकिन फिर उसकी नजर भारी भरकम बड़े मोटू गब्बर पर पड़ी, जो इस वक्त उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। प्रेम चोपड़ा समझ गया कि आज उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और उसने चिल्लाकर कहा, ये दुश्मनी खत्म नहीं हुई है कन्हैया। आज भले ही तू बच गया, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी तो ईद आएगी। इतना कहकर प्रेम चोपड़ा गुस्से से मुड़ा और वापस चला गया। भले ही कन्हैया की जान बच गई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। फिर जब उसने पेड़ के तने पर मौजूद छेद को देखा तो उसका हलक सूख गया और उसे दिन में तारे नजर आने लगे। ये देखकर बड़े मोटू गब्बर ने कन्हैया के कंधे को थपथपाया और कहा, चिंता मत करो छोटे उस्ताद, अगर उस प्रेम चोपड़ा ने दोबारा यहाँ अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की तो हम सारे मोटू भाई भाई मिलकर उसका एक पैर काट देंगे। लेकिन छोटे उस्ताद, शायद ज्यादा अच्छा यही होगा कि अब से तुम रसोई विभाग से बाहर ही ना निकलो। ना तुम बाहर जाओगे और ना ही वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा। वो कौन सी कहावत है? ये सुनते ही कन्हैया ने लपक कर कहा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन बड़े भाई, ये मेरी बांसुरी नहीं, पुंगी बजाने आया था। मैं मरना नहीं चाहता बड़े भाई। आखिरकार अभी मेरी उम्र ही क्या है? बड़े मोटू गब्बर ने कन्हैया को सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरे रहते वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। खैर उसे छोड़ो, आज तुम इतने पतले क्यों दिख रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा मोटा करने की जरूरत है। कोई नहीं, इसका भी मौका आने वाला है। कुछ ही दिनों में तुम्हारे इस बड़े मोटू भाई का जन्मदिन है, तब मैं तुम्हें एक मस्त चीज खिलाऊंगा। कन्हैया ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और दोबारा से पेड़ के तने पर बने छेद को देखा, जो प्रेम चोपड़ा की लकड़ी की तलवार ने पेड़ पर छोड़ा था। फिर वो कांपता हुआ अपने कमरे में लौट गया। कमरे में आने के बाद भी वो काफी देर तक जो हुआ उसके बारे में सोचता रहा। फिर उसने खुद से ही कहा, प्रेम चोपड़ा ने लकड़ी की तलवार से पेड़ पर इतना बड़ा छेद कर दिया। अगर तलवार मुझे लगी होती तो पता नहीं मेरे शरीर में तो कहां कहां छेद हो गए होते। अगर मैं सही समय पर वहां से नहीं निकलता तो आज मैं नहीं, मेरी लाश ही वापस आती। नहीं बेटा कन्हैया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पूरी जिंदगी तो मैं इस रसोई विभाग में नहीं पड़ा रहूंगा, कभी तो बाहर जाना होगा ही। और अगर तब उसने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा? इस प्रेम चोपड़ा का कोई भरोसा नहीं है, कहीं इसकी तलवार ने मेरा कीमा बना दिया तो। जब कन्हैया ने यह कहा तो अचानक उसका शरीर कांप उठा और उसके पसीने छूटने लगे। फिर कुछ देर सोचने के बाद कन्हैया ने अपने दांत पीस लिए और कहा, मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपनी साधना को बढ़ाना होगा। इस बार मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा और ऐसा कुछ करूंगा कि बाकियों की बात तो छोड़ो, मैं खुद से डर जाऊं। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, हमेशा जिंदा रहना। उसी के लिए तो मैं यहाँ आया था, और अगर मैं मर गया तो फिर इस सब का मतलब ही क्या है? नहीं, अब मैं दिल लगाकर साधना करूंगा और उस प्रेम चोपड़ा को दिखाऊंगा कि कन्हैया क्या चीज है। इसके बाद कन्हैया ने तुरंत दिव्य ऊर्जा नियंत्रण कला की बांस वाली किताब को बाहर निकाला और उसकी दूसरी तस्वीर को खोलकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो भले ही कन्हैया मरने से डरता था, लेकिन वो बुरी तरह से जिद्दी भी था। अगर वो जिद्दी नहीं होता तो बिजली गिरने के खतरे के बावजूद वो 13 बार
उस धूप बत्ती को नहीं जलाता। ये उसकी जिद ही थी जिसकी वजह से वो शंभाला तक पहुंचने में कामयाब हुआ था, और ऐसी ही जिद उसने इस बार भी ठान ली थी। बहरहाल दृढ़ संकल्प के साथ मुस्कुराते हुए उसने दूसरी तस्वीर वाली योग मुद्रा बनाई और कोशिश करने लगा। हालांकि इस बार भी वो केवल 15 सांसों तक इस योग मुद्रा को कर पाया। इसके बाद वो दर्द से करा उठा और उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। लेकिन कन्हैया ने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करता रहा। जल्द ही वो 20 सांसों तक टिके रहने में कामयाब हो गया, फिर 30 तक और फिर 40 सांसों तक टिका रहने लगा। वो रात ऐसे ही बिना किसी घटना के बीती। फिर ऐसे ही दिन पर दिन बीतने लगे और जल्द ही अगला दिन आ गया। आखिरकार 15 दिन बीत गए। खाने और बाथरूम जाने के अलावा कन्हैया ने अपना कमरा नहीं छोड़ा। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अभी अभी साधना का अभ्यास शुरू किया हो, उसके लिए इतनी तकलीफें सहना आमतौर पर मुश्किल होता है। लेकिन कन्हैया डटा रहा। यहां तक कि बड़ा मोटू गब्बर और बाकी मोटू भाई भी उसकी साधना के निरंतर अभ्यास से हैरान हो गए। वैसे देखा जाए तो दिव्य ऊर्जा नियंत्रण कला की साधना करना कोई आसान काम नहीं था। देखने सुनने में भले ही ये सरल लगे, लेकिन अलग अलग स्तरों तक पहुंचने के लिए जिन योग मुद्राओं को बनाए रखना पड़ता है, वो सभी अकल्पनीय दर्द का कारण बनती हैं। और इसलिए दिव्य ऊर्जा नियंत्रण कला की साधना करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। आमतौर पर शंभाला के ज्यादातर नौकर और कर्मचारी इस साधना को शुरू करने के कुछ ही दिनों के बाद हार मान लेते थे। इसलिए जब बड़े मोटू गब्बर और अन्य मोटू भाइयों ने कन्हैया को आधे महीने से अधिक समय तक इसकी साधना करते देखा, तो उन्हें लगा मानो जैसे वो कन्हैया को नहीं बल्कि किसी और को ही देख रहे हैं, क्योंकि कन्हैया पूरी तरह से बदल गया था। अब वो मस्खरी और गपबाजी में वक्त बर्बाद नहीं करता था, बल्कि सारा समय साधना करता रहता था। उसके कपड़ों पर सिलवटें पड़ गई थी, उसका शरीर दुबला हो गया था, बाल अस्त व्यस्त हो गए थे, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी और वो बीमार सा लगने लगा था। लेकिन कन्हैया ने साधना से अपना ध्यान नहीं हटाया। कन्हैया की ऐसी हालत देखकर सारे मोटू भाई परेशान हो गए और बड़े मोटू गब्बर ने कन्हैया को समझाते हुए कहा, छोटे उस्ताद, क्या हो गया है तुम्हें? तुम लगातार साधना किए जा रहे हो। तुम्हें 15 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है। मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए। लेकिन जब बड़े मोटू गब्बर ने कन्हैया की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक देखी, तो वो अंदर तक हिल गया। उसने ऐसी लगन आज से पहले किसी साधक में नहीं देखी थी। इसलिए बड़े मोटू गब्बर ने भी हार कर कोशिश करना बंद कर दिया। जल्द ही कन्हैया को साधना करते करते पूरे 2 महीने बीत गए, लेकिन वो पागलों की तरह लगा रहा। उसे देखकर रसोई विभाग के सभी मोटू भाइयों को लगने लगा कि अब कन्हैया साधना नहीं कर रहा है, बल्कि अब वो खुद को मार रहा है। हालांकि वो सभी उसे रोकना चाहते थे, लेकिन कन्हैया कहाँ किसी की सुनने वाला था। वहीं दूसरी ओर कन्हैया अब दूसरी तस्वीर की योग मुद्रा को 150 सांसों तक खींचने लगा। साथ ही उनके अंदर की दिव्य ऊर्जा अब कोई छोटी धारा नहीं रह गई थी, बल्कि ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थी। फिर एक रात अचानक कन्हैया की झोपड़ी से एक बड़ी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। जैसे ही ये आवाज गूंजी, दिव्य ऊर्जा के दूसरे स्तर का आध्यात्मिक दबाव झोपड़ी से बाहर निकला, जो सभी दिशाओं में दर्जनों मीटर तक फैल गया। जैसे ही बड़े मोटू गब्बर और अन्य मोटू भाइयों को इसका एहसास हुआ, उन्होंने हैरानी के साथ ऊपर देखा और कहा, छोटे उस्ताद ने तो कमाल कर दिया। आखिरकार उसने कर दिखाया। वो दिव्य ऊर्जा नियंत्रण कला के दूसरे स्तर पर पहुंच ही गया। लेकिन उसने ऐसा किया कैसे? ये तो लगभग असंभव है। उसने पिछले आधे साल से भी ज्यादा समय से रसोई विभाग के जादुई नाश्ते वाले जलसे में हिस्सा नहीं लिया है। आखिर उसका शरीर इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसने दूसरे स्तर की दिव्य ऊर्जा को सहन कर लिया? कहीं। लेकिन इससे पहले कि बड़ा मोटू गब्बर आगे कुछ कहता, अचानक से कन्हैया की झोपड़ी का दरवाजा खुला और दरवाजा खुलते ही एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी चौंक गए। आखिर कन्हैया की झोपड़ी से धमाके की आवाज क्यों आई? कहीं कन्हैया को कुछ हो तो नहीं गया था? क्या कन्हैया दिव्य ऊर्जा नियंत्रण कला का दूसरा चरण पार कर पाएगा? प्रेम चोपड़ा कन्हैया से बदला लेने वापस आएगा तो क्या होगा? जानने के लिए सुनिए आयुष्मान भव का अगला एपिसोड